हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हमारा कंपनी लॉ का लेक्चर 1 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ के बारे में समझेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर्स को लाइक करिएगा। इसमें हम करेंगे क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी कवर करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में कवर करेंगे। एक एक को हम अच्छे से समझते जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंपनी फिर है, इसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट टाइटल कि हम कंपनी लॉ को क्या कहते हैं। कंपनी लॉ को एक एक्ट द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ में, जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले भी एक्ट थे, कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया था, उससे पहले भी कंपनीज एक्ट 1956 था। 1956 वाले एक्ट से पहले 1913 था। तो अभी जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई है। अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सारे स्टेट्स पे आज कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। अगर कोई भी कंपनी बनती है, तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही वो कंपनी बनेगी। फिर है कमेंसमेंट। Section 1 came into force when it was notified official gazette 30 अगस्त 2013। जो सेक्शन 1 है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो 30 अगस्त 2013 को आया था, जो कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हुआ था। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इसके बारे में कहा गया है कि कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अर्लियर एक्ट, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के बाद अगर बनी है और उसके हिसाब से 2013 के एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई है उसमें, तो उस पर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। और जो अर्लियर एक्ट, मतलब जो कंपनीज रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट 1956 में, और जो कंपनीज रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट 1913 में, तो उन पे भी आज कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। फिर आ गया है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज सप्लाइंग प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और कंपनी रेगुलेटेड बाय एनी स्पेशल एक्ट। इन कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट 2013 आज एप्लीकेबल है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगर इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे एक समझते हैं हम, इंश्योरेंस कंपनी है, अगर इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो भी है, जो इस पे लगता है, वो अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड बात कहता है स्पेसिफिक पॉइंट पे, और वही बात कंपनीज एक्ट 2013 भी उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई बात कहता है, और दोनों अगर डिफ़र करती है, दोनों अगर डिफरेंट है, तो हम जो इसका जो एक्ट है इंश्योरेंस कंपनी का, हम उसे पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर कंपनीज एक्ट 2013 को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो किस किस पे लगता है एक बार हम वापस देख लेते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अर्लियर एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, कंपनी रेगुलेटेड बाय एनी स्पेशल एक्ट, और सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। एग्जाम्पल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, इन पे भी कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। और जो अभी कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें कितने सेक्शंस है, उसमें 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स है और 7 शेड्यूल्स है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है, इसमें 7 शेड्यूल्स है, ये सब पूछा जा सकता है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ द कंपनी, हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं। द टर्म कंपनी मीन्स एंड एसोसिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर, जो कि साथ में आए हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, कि टू डू बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। कंपनी का मतलब है कि एक कंपनी है, वो एक एसोसिएशन है पर्सन्स की, जिसमें बहुत सारे पर्सन्स है जो कि साथ में आए हैं एक कॉमन पर्पस, कॉमन एम को साथ में काम करने का पर्पस लेके, जिससे कि वो बिजनेस करे, कैसा भी बिजनेस करे। एंटिटी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कैसी भी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कैसी भी कंपनी हो, और अर्न करे प्रॉफिट, उसका मतलब होता है कंपनी। फिर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हम कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। जो हमने उधर पढ़ा था कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है
कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 में, और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट, मतलब कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, या कंपनीज एक्ट 1956 में, या कंपनीज एक्ट 1913 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो उन जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको हम कंपनी मानेंगे। एक और डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सॉरी ये ए है, an artificial person created by law having a corporate and legal personality distinct and separate from its members, perpetual succession and the common seal। क्या कहा गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। इसकी एक कॉरपोरेट और लीगल एंटिटी होती है ये, जैसे कि कंपनी अलग और इसके मेंबर्स अलग, कंपनी अलग इसका मैनेजमेंट अलग, कंपनी अलग इसके मेंबर्स अलग, ये डिस्टिंक्ट है इसके मेंबर्स से, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और मेंबर्स आए जाए कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है, कंपनी की लाइफ पे मेंबर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर किसी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, कि कोई मेंबर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के पास एक परपेचुअल सक्सेशन है। एंड द कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो हर जगह साइन नहीं कर सकती है, तो उसी साइन को हम एक अलग नाम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन सील, जिसको हम कंपनी का सिग्नेचर भी बोलते हैं। तो हम एक बार वापस पढ़ते हैं, एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि डिस्टिंक्ट है इसके मेंबर्स से, और ये परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कंपनी में। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स? फर्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था। अ कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड विथ द सैंक्शन ऑफ लॉ। डज अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट फिक्टिशियस। क्या कहा गया इसमें कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनती है और लॉ के द्वारा ही डिसॉल्व होती है। कोई भी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म जो थी वो मेंबर की डेथ पे डिसॉल्व हो जाती है, पर कंपनी जो है लॉ के द्वारा बनती है, सैंक्शन भी लॉ के द्वारा होती है और डिसॉल्व भी लॉ के द्वारा ही होती है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर ये एक फिक्टिशियस पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपनी है वो इसके मेंबर्स से बिल्कुल अलग है, कंपनी अलग इसके मेंबर्स अलग, ये एक इंडिपेंडेंट फॉर्म की तरह काम करती है। क्या कहा गया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी renders its separate legal entity. A company is legal person entirely distinct, independent from its members. It has its own rights and obligation. कंपनी के पास इसके खुद के राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। जो मेंबर्स के जो ऑब्लिगेशन है वो कंपनी के ऑब्लिगेशन नहीं है, और जो कंपनी के जो ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ है वो मेंबर्स के नहीं है। मतलब कि कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग एक डिस्टिंक्ट फॉर्म में काम करते हैं, उसे ही हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। इसका मतलब है कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये कंपनी जो है अपने खुद के नाम पे किसी को स्यू भी कर सकती है, और कोई कंपनी को इसके खुद के नाम पे इस पे केस भी कर सकता है। मतलब कंपनी भी किसी और बिजनेस पे केस कर सकती है, और कोई और भी बिजनेसमैन क्रेडिटर्स जो होते हैं वो कंपनी पे केस कर सकते हैं। इससे मैनेजमेंट का कोई रिलेशन नहीं होता है। ये इसका मतलब कैपेसिटी टू स्यू, कंपनी कैपेसिटी रखती है किसी पे केस करने का, एंड टू बी स्यूड, और कोई और भी कैपेसिटी रखता है कंपनी पे केस करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या कहा है, सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसमें कहा है कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब वो डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। इसके लिए जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो एक उनके लिए इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट भी शेयर होल्डर्स करते हैं, और उनको रिमूव भी शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। ये कहा गया है सेपरेट
ownership and management. The members of a company do not participate in the day-to-day affairs of the company. The company is managed by elective representative of the shareholders known as board of directors, जिसको कंपनी जो शेयर होल्डर्स है वो अपॉइंट करते हैं, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं. द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एज वेल एज रिमूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, जिसको अपॉइंट भी शेयर होल्डर्स कर सकते हैं और रिमूव भी शेयर होल्डर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम. परपेचुअल सक्सेशन, जो हमने डेफिनेशन में भी बात की थी, वो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक में द टर्म परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस. क्या कहा है कि परपेचुअल सक्सेशन का मीन्स क्या है? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस. अ कंपनी हैज़ द परपेचुअल सक्सेशन डज डेथ, क्या कहा है? डज डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी of the members does not affect the existence of the company. Life of the company does not depend upon the life of its members. इसमें कहा है कि परपेचुअल सक्सेशन जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है. जब तक कंपनी लॉ के द्वारा डिसॉल्व नहीं होती है तब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो सकती है, चाहे किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे इंसैनिटी हो जाए, चाहे अनसाउंड माइंड हो जाए, कुछ भी हो जाए. वो इनमें से कोई भी चीज़ें कंपनी की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगी. लाइफ ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स. जो कंपनी की लाइफ है वो इसकी मेंबर्स की लाइफ पे नहीं डिपेंड है. मेंबर्स आए जाए, कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी. द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम. क्या कहा है इसमें? जैसे कि जो पार्टनरशिप फर्म होती थी उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी पार्टनर्स की. वही कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. कंपनी में हर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इतनी होती है जितना उनका अनपेड अमाउंट है शेयर्स का जो पे कर, जैसे हर मेंबर्स के जो शेयर्स है उन पे जो उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया है बस उनको वही पे करना रहता है. बस उनकी लाइबिलिटी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, जितने उन्होंने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं उन अनपेड अमाउंट के, बस उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है. इसलिए कहा गया है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. फिर आता है नेक्स्ट हमारा लास्ट फीचर, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन सील. अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि साइन नहीं कर सकता है, कैन नॉट साइन अ डॉक्यूमेंट एज ए नेचुरल पर्सन कैन डू. क्या कहा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि नेचुरल पर्सन जैसे साइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट पे, वैसे कंपनी नहीं कर सकती है. द कॉमन सील इज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सिग्नेचर. जो सिग्नेचर होते हैं वो कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो जो कॉमन सील जो हमने कंपनी को दी है वो एक सब्सटीट्यूट है, जो नेचुरल पर्सन जो सिग्नेचर करता है उसका सब्सटीट्यूट है कॉमन सील. दे बाइंड्स द कंपनी ऑन द डॉक्यूमेंट्स. अगर किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील लग जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी ने कॉमन सील द्वारा प्रिस्क्राइब कर दिया है, वो वैलिड है, ऐसा माना जाता है. कॉमन सील हैज़ बीन मेड ऑप्शनल अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015. क्या कहा गया है कि कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया है. अगर कोई कंपनी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, कोई कंपनी चाहे तो नहीं रख सकती है. कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया है पूरी तरीके से जब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास हुआ था तब तक. ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे पहले हम एक बार वो उसका ब्रीफ ले लेते हैं. सबसे पहले हमने आज इंट्रोडक्शन देखा था. इंट्रोडक्शन में हमने शॉर्ट टाइटल की बात करी थी, कमेंसमेंट की बात करी थी, एक्सटेंट की बात करी थी और किस किस पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है उसकी बात करी थी. उसके बाद हमने मीनिंग समझा था, डेफिनेशन देखी थी. उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़े थे? परपेचुअल सक्सेशन देखा था, लिमिटेड लाइबिलिटी देखी थी, कॉमन सील देखा था, आर्टिफिशियल पर्सन देखा था, सेपरेट लीगल एंटिटी देखी थी और कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड देखा था. सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट की जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एज ए इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, ये सब देखा था. आप अच्छे से इसको बुक से एक बार कवर कर लीजिएगा. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के टॉपिक्स देखेंगे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.